हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 10th वीडियो लेक्चर में आज हम 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करने वाले हैं जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट बोलता है कि इफ एल एफ टी इज इक्वल एफ एस हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी यानी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी इज इक्वल एफ एस हो, तब ध्यान दीजिए जरा क्या लिखा है। लिमिट t टेंड्स टू 0 ऑफ एफ टी इज इक्वल होगा लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ s इंटू एफ एस के, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट। अब थ्योरम के स्टेटमेंट को ब्रेक करने से पहले आपको दो बातें समझाते हैं। इसमें दो थ्योरम्स हम करने वाले हैं, एक का नाम है इनिशियल वैल्यू थ्योरम और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम। दो थ्योरम्स आप जब इनिशियल और फाइनल वैल्यू आज इसमें देखने वाले हैं तो इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाते हुए हमने सबसे पहले ये ही बताया था कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो t फॉर टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, यानी जितनी भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर वो टाइम के रिस्पेक्ट में होती है और टाइम जो होता है वो 0 टू इंफिनिटी होता है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम आपको समझा रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पर वो सब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है और टाइम की जो काउंटिंग होती है वो 0 टू इंफिनिटी स्टार्ट होती है। तो टाइम की जो बाउंड्री हुई वो दो जगह पर ब्रेक होती है, एक तो 0 से और दूसरा इंफिनिटी से। तो यहां अगर आप t टेंड्स टू 0 बोलेंगे कि टाइम जो है इनिशियली वो t की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तब वहां पर लगेगी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। और अगर टाइम की वैल्यू अप्रोच करे, टेंड करे टू द फाइनल इंफिनिटी को, तब वहां पर लगती है फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब इसमें दूसरी बात समझनी है, ये जो t पैरामीटर है जिसको हम टाइम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं तो वो s में कन्वर्ट करते हैं जब हम इसके ऐसे फंक्शन को जो कैपिटल f है t की टर्म में उसका लाप्लास हम निकालते हैं। तो वो किसकी टर्म में आता है? स्मॉल एफ एस की टर्म में। तो ये समझिए आपके टी और एस ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि जैसे हेड और टेल होता है ना, तो अगर हेड फ्रंट पे होता है तो फिर टेल क्या होता है? उसके बैक साइड में होता है। तो यही आपको समझना है कि टी अगर 0 है देन एस जो है वो इंफिनिटी होगा, और अगर टी इंफिनिटी है देन एस जो है वो 0 होगा। ये दो बातें आपको इसमें समझनी है। और इनिशियल और फाइनल की जो बात है वो टाइम के ऊपर डिस्कस की जा रही है। जब t की वैल्यू 0 है ना, तब आप बोलेंगे उसमें इनिशियल फंक्शन, इनिशियल बोलेंगे आप उसको। और जब t की वैल्यू इंफिनिटी है तब उसको आप ये बोलेंगे कि आप डिस्कस कर रहे हैं फाइनल फंक्शन को, यानी t जब इनफाइनाइट हो रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं? फिर से एक बात समझ लो कि t की जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो t जो स्टार्ट होता है वो 0 टू इंफिनिटी होता है। तो इस चीज को आप इनिशियल बोलेंगे कि जब t की वैल्यू 0 है तब आप वो इनिशियल वैल्यू लगेगी, और जब यहां t की वैल्यू इंफिनिटी या t टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तब हम कहेंगे कि ये फाइनल वैल्यू थ्योरम यहां पर लगने वाली है। दूसरी तरफ ये बताया कि अगर t 0 टू इंफिनिटी है तो इसके रिस्पेक्ट में s जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उल्टा क्या? इंफिनिटी टू। तो यही स्टेटमेंट आपको इस थ्योरम में समझाने की कोशिश की जा रही है। क्या कि देखो अगर कैपिटल एफ टी की t टेंड्स टू 0 है, इनिशियल वैल्यू है, तो देखो s की लिमिट क्या है? इंफिनिटी है। तो ये आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट से समझना पड़ेगा कि अगर t टेंड्स टू 0 है यानी इनिशियली आप टाइम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो दूसरा पैरामीटर s होगा ना वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? इंफिनिटी में। तो ये बात हमने यहां पर नीचे आपको समझाई है कि s टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी का उल्टा है। अगर t 0 है तो s इंफिनिटी होगा, s 0 है तो t इंफिनिटी होगा। दूसरी बात यह है कि जो लिमिट ऑफ t है वो कैपिटल f के लिए काम कर रही है, देखो, क्योंकि कैपिटल f ही तो t का फंक्शन है, जबकि s की जो लिमिट है वो स्मॉल f के लिए काम कर रही है। तो देखो हमें यहां पर ये दिखाना है कि t टेंड्स टू 0 ऑफ एफ टी, इसकी वैल्यू बराबर होगी s टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ s इंटू एफ एस के। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। एग्जाम में स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ आएगा, या फिर वो कई बार ऐसा नहीं भी दें तो आपको समझ जाना है कि इनिशियल वैल्यू जो प्रॉब्लम है या इनिशियल वैल्यू जो थ्योरम है वो कहां से शुरू हो रही है? वो t टेंड्स टू 0 से शुरू होगी, किसके लिए? कैपिटल f के लिए। और कहां कन्वर्ट होगी? s टेंड्स टू इंफिनिटी पर, किसके लिए? स्मॉल f के लिए। तो चलिए देखिए इसको कहां से शुरू करते हैं। हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। L ऑफ एफ डैश टी क्या होता है? s इंटू एल एफ टी, जिसको हम एफ एस भी बोलते हैं। यहीं से आपको आइडिया आएगा, देखो s इंटू एफ एस का, कि ये डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले के अंदर s इंटू एफ एस लिखा जाता है, इसलिए आपने यहां पर L ऑफ एफ डैश टी का फॉर्मूला लगा दिया है। क्या? s इंटू एल एफ टी, जिसको आप एफ एस भी कहते हैं ना, ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ एल एफ टी की वैल्यू कितनी है? एफ एस है, माइनस कैपिटल f0। अब उसके बाद आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर आप किसी भी फंक्शन यहां f' है उसके लिए अगर फॉर्मूला खोलेंगे
तो क्या आएगा, लिमिट आती है 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस टी, ये तो आता ही है। अब देखिए आप ये रेड कलर में जो एफ डैश टी लिखा है ना, उसको हमने यहाँ पे छाप दिया, एफ डैश टी डी टी इज इक्वल, यहां पर देखो क्या एस इंटू ये एल एफ टी है ना, एल एफ टी, इसको हम क्या कह रहे हैं, एफ एस कह रहे हैं, तो देखो हम इसको एफ एस लिख सकते हैं, माइनस एफ जीरो ये लिखा। यानी इस लाइन में आपने क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी का एक्सपेंशन करना है लेफ्ट साइड में। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें आपको लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है दोनों साइड मतलब लेफ्ट साइड में लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी कर देना और राइट साइड में भी आप लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, दोनों साइड ये अपनी तरफ से टेकिंग लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी करना होगा आपको। अब जरा लेफ्ट साइड में समझो, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट पर है, टी के रिस्पेक्ट पर। लिमिट में कोई एस या कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट लिमिट है, 0 है और इन्फिनिटी है, तो यहां पर इस फंक्शन के अंदर जब इंटीग्रेट करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट पर ही तो होगा, यानी इस वाले एस का इंटीग्रेशन में तो कोई रोल नहीं है। समझ में आ रहा है, यहां ये जो टी है ये पार्टिसिपेट करेगा और एफ डैश टी का कुछ ये वाला फंक्शन पार्टिसिपेट करेगा। और लिमिट किसकी लगी है, देखो बाहर से एस की लिमिट लगी है, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जो इस इंटीग्रल से आंसर निकल के आने वाला है उसमें एस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आप इस एस लिमिट को पहले ही रख दो या इस एस लिमिट को आप इंटीग्रेशन करने के बाद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस की जो वैल्यू पहले असर दिखाएगी, यानी जो उसका रिजल्ट पहले होगा वो बाद में उसके रिजल्ट के बराबर ही होगा। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड में एस की लिमिट इन्फिनिटी इसके अंदर रख देनी है। रख देने से मतलब अभी समझाते हैं कि एस का जो फंक्शन है वो टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो तब उसके लिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा और फिर देखेंगे कि वो क्या बनता है। जबकि राइट साइड में आप देखेंगे तो s टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है वो इन दोनों फंक्शंस के लिए तो काम करेगा, लेकिन f0 तो एज अ कांस्टेंट है तो उसके ऊपर तो s टेंड्स टू इन्फिनिटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से आप क्या कह सकते हैं कि ये जो f0 है ना, ये s टेंड्स टू इन्फिनिटी से फ्री रहेगा, यानी इसको कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला। अब आप इस f0 को अलग से लिखो, लेफ्ट साइड करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, कुछ ऐसे हमने क्या किया, इस f0 को उठा करके लेफ्ट साइड पे लेके गए, तो माइनस f0 जो राइट साइड पे था वो लेफ्ट साइड पे आके क्या बन गया, प्लस f0, प्लस आगे देखो क्या हुआ, ये लिमिट लिखी है और इस फंक्शन के लिए हम इसको लगाएंगे तो देखो आगे क्या बनेगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 a की पावर माइनस st। देखो हमने इस फंक्शन के साथ बना के लिख दिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ना t के रिस्पेक्ट पर है, हम t को नहीं छेड़ रहे, हम s की लिमिट को रख रहे हैं और फिर देखेंगे कि फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। अब आप इसमें लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनाएगा और e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनाने से e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाएगी। और जब 0 होगी तो किसी भी फंक्शन को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही तो आएगा। इस तरह से फिर इस इंटीग्रल का जो आंसर होगा ये पूरा 0 हो गया। और देखो क्या बन रहा है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एफ एस राइट साइड से और लेफ्ट साइड से ये f0 ऊपर से चला आ रहा है। अब आगे इसमें देख सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन कैपिटल F में आपने ये वैल्यू, यानी ये क्या है, ये t की जगह ही तो है, ft तो बोलते हैं उसको, और t कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो देखो आप इस चीज को कुछ ऐसे भी सिंबलाइज करके लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है ना, इसमें t की जगह 0 रखा गया होगा तभी तो f0 मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको सिंबलाइज करके अगर लिखें तो सिंबल में क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू 0 ऐसे बना के लिख सकते हैं इसको, इंटू ft। इसका मतलब भी f0 ही है, बस इसको लिखने का थोड़ा तरीका हमने लिमिट में कन्वर्ट कर दिया है। ये बात समझ पा रहे हो, ताकि हमारा जो प्रूफ है वो आपको दिखाई दे कि लिमिट t टेंड्स टू 0 करने पर ये f0 ही आएगा। तो लेफ्ट साइड का जो f0 ऊपर से चला आ रहा था, हमने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिमिट में बदलना है, लिमिट t टेंड्स टू 0 ऑफ ft। और राइट साइड में तो आप देख ही रहे हैं, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है ऑफ s इंटू एफ एस। तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम हुई, जहां पर t की वैल्यू इनिशियली 0 से स्टार्ट हो रही है और इक्वल हो गया s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू एफ एस। तो इस तरह से आपको इस इनिशियल वैल्यू थ्योरम को प्रूव करना है। आपने डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करना है और डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले को स्टार्ट करते हुए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है दोनों साइड में, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो इंटीग्रल है ना, इसको आपने 0 बना देना है। और ये जो राइट साइड का f0 ऑफ लेफ्ट पे लेके आए, इसको कैसे बना के लिखा लास्ट में, t टेंड्स टू 0 ft इज इक्वल लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s f s के। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करिए। अब ये फाइनल वैल्यू थ्योरम है, इसको भी जरा समझ लो। ये भी कुछ ऐसा ही है, एल एफ टी अगर एफ एस है तो देखो क्या लिमिट क्या देख रहे हैं, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है इस बार, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी यहां पर t की वैल्यू फाइनल हो चुकी है। 0 टू इन्फिनिटी होता है ना t, तो 0 तो होता है इनिशियल जो इससे पहले थ्योरम की है, और अभी हम कह रहे हैं फाइनल। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी की वैल्यू इक्वल है, देखो क्या,
s टेंड्स टू 0। तो यही बात हम आपको पहले बता रहे थे कि अगर t इंफिनिटी है तो s 0 होगा, t 0 है तो वहां s इंफिनिटी था, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इस तरह से अगर t इनिशियल 0 है तो s फाइनल इंफिनिटी बन जाएगा, और t फाइनल इंफिनिटी है तो s इनिशियल 0 हो जाएगा। किस फंक्शन का? सेम फंक्शन है देखो, s इंटू एफ एस की, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एग्जिस्ट, यानी कोई जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट लिमिट है। तो इसमें भी आपको s इंटू एफ एस को देखते हुए ये आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई इसमें भी आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लगाना है। तो वही हमने किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी को लिखा s इंटू एल एफ टी माइनस एफ जीरो, ये आप जानते हैं पहले से। और एल एफ टी को क्या कहते हैं? हम एफ एस कहते हैं ना, देखो उसने दिया भी है ऊपर एफ एस। अब क्या करेंगे, एल एफ टी की वैल्यू एफ एस रख देंगे और साथ ही इसके फॉर्मूले को भी आप एक्सपेंड करके लिखेंगे जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो क्या होता है वो? इंटीग्रल, देखो इंटीग्रल आ गया 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, सब में होता है। जिस भी फंक्शन का लाप्लास आपको लिखना है, यहां पर एफ डैश टी का लिखना था, तो देखो एफ डैश टी की वैल्यू हमने यहां पर छाप दी, डी टी इज इक्वल एस इंटू एल एफ टी की जगह क्या आ रहा है? एफ एस माइनस एफ जीरो, ये राइट साइड में चल ही रहा है। अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो लास्ट क्वेश्चन में यहाँ s की लिमिट हमने क्या ली थी? इन्फिनिटी, लेकिन अभी आप राइट साइड में देखो s की लिमिट क्या लिखी है? 0। तो अब इस स्टेटमेंट में आपको s टेंड्स टू इन्फिनिटी दोनों साइड में लेना है। तो देखो क्या किया हमने, टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहां भी लिमिट s टेंड्स टू 0। राइट साइड में देखो ये f0 है, इसका भी फिर से इस लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट आएगा ना f0। तो दूसरी बात, फिर से वही केस है, ये जो इंटीग्रल है वो t के रिस्पेक्ट पर है, तो एफ डैश टी में t वाला फंक्शन रोल करेगा और ये t करेगा, लेकिन इस वाले s का कोई लेना देना नहीं होगा। कौन से s का? e की पावर में जो st है, ये कोई इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये एज अ कोफिशिएंट है। तो इसकी लिमिट को आप यूज कर सकते हैं इसके साथ में, लेकिन उससे पहले आप इस f0 को लेफ्ट साइड पे ले जाके लिख सकते हैं। तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये f0 राइट से लेफ्ट पे आया तो प्लस का f0 हो गया, प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 और आगे क्या हो रहा है? 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी इज इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एफ एस। ये क्या हुआ? ये देखो हमने s इंटू एफ एस के साथ में बस लिमिट को लिखना है, क्योंकि f0 का लिमिट s टेंड्स टू 0 से तो कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए। अब दूसरी बात, फिर से वही s टेंड्स टू 0 e के लिए काम करेगा, ना कि एफ टी के लिए या फिर एफ डैश टी के लिए। इसलिए आपने क्या करना है, इस लिमिट को e की पावर के साथ शिफ्ट करके लिख दीजिए, तो ऐसे आएगा। f0 तो ऐसे ही चला आ रहा है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और देखो हमने क्या किया, ये लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस एस टी के साथ एडजस्ट करके लिखी, और अब ये अपनी वैल्यू s जो है वो 0 लेगा, तो e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो कुछ इस तरह से हम उसको e की पावर 0 1 बना दिया, एफ डैश टी। अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो वापस वही फंक्शन नहीं आ जाता, तो आपको इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा एफ टी, देख रहे हैं, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन तो एफ टी होगा ना, डेरिवेटिव हट जाएगा ना उसका, और लिमिट क्या आई? 0 टू इन्फिनिटी। समझ पा रहे हो? राइट साइड में लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ s इंटू एफ एस, ये चला आ रहा है ऊपर से ही। अब देखिए यहाँ अपर लिमिट जब आप इसकी इन्फिनिटी रखेंगे तो आप इसमें रखेंगे नहीं, हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि लिमिट इन्फिनिटी को आपको नहीं रखना नहीं होता है, बल्कि सिंबलाइज करके लिखना होता है। तो जब आप इसको सिंबलाइज करके लिखेंगे तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट इन्फिनिटी ऑफ एफ टी, और लोअर लिमिट तो फाइनाइट है, उसमें f0 रखो तो माइनस लोअर लिमिट f0 होगा। अब क्या देख रहे हैं, f0 प्लस का और f0 माइनस का ही कैंसिल नहीं हो जाएंगे, बाकी जो बच रहा है वो देख रहे हैं आप, ये प्रूफ हो चुका है। तो देखो इसको ठीक करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एफ टी इज इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ s इंटू एफ एस। तो ये इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम थी, आप इसको भी थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना। इन दोनों थ्योरम्स में से एग्जाम में एक थ्योरम जरूर पूछी जाती है। अब इन्हीं के साथ में एक चीज और पूछते हैं आपसे, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी आप किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, उसको एल एफ टी कहते हैं। अगर इसका फर्दर लाप्लास लेना है तो फिर इसकी वैल्यू भी आपसे कई बार पूछते हैं। ये तो एफ एस है ना, अगर इस एफ एस का आपने फर्दर लाप्लास लेना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये डेरिवेशन क्या होगा, इसको भी जरा देख लीजिए। एग्जाम में ऐसे लिखा भी आएगा कि भाई फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा गौर करके ध्यान से देखना है। देखिए क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे लिखते हैं, देखो एल एफ टी तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन एफ टी का, और इसका फर्दर लाप्लास लिखना है तो ये बाहर से एक और एल लगा है। अब देखो क्या किया, अंदर वाले एल एफ टी का फॉर्मूला हमने खोला, ये बाहर वाला लाप्लास एज इट इज है। क्या हुआ, अंदर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी होता है और ये एफ टी फंक्शन आ गया। यानी आपको ये समझना है कि ये जो वेरिएबल है ना, ये t के रिस्पेक्ट पर है, ध्यान दे रहे हैं, t के रिस्पेक्ट पर वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल यहां भी t ही है और ये फंक्शन यहां भी dt ही लिखा जाएगा। अब हम बाहर वाले लाप्लास को जब खोलने जाएंगे तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस बाहर वाले लाप्लास की लिमिट आएगी 0 टू इन्फिनिटी,
और इसका e की पावर माइनस एस टी की जगह देखो क्या बोल रहे हैं, एक नया वेरिएबल ले आए यूएस, ध्यान दे रहे हैं यूएस, जैसे यहां s जो है ना और t जो है, s इसमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है एज अ पैरामीटर और t एक वेरिएबल है। तो अभी यहां क्या हो रहा है, u एक कांस्टेंट है एक तरह से और s जो है ना एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है यहां। तो इसको आपने नए वाले बाहर वाले कैपिटल L के लिए जब एक्सपेंड करेंगे तो e की पावर माइनस एस टी की तरह e की पावर माइनस यूएस लिख दिया हमने, और ये अंदर वाला इंटीग्रल ये पूरा का पूरा एज इट इज लगाया, और बाहर देखो क्या हमने लिखा है यहाँ पर ds। ds क्यों लिख रहे हैं, देखो ऊपर से देखो आप जब पहला लाप्लास लिख रहे हैं तो e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी आता है। अब यहाँ आप कह रहे हैं कि s वेरिएबल है तो s वेरिएबल है तो यहाँ पर ds आएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपने यहाँ s को वेरिएबल कैसे बना दिया। s को वेरिएबल बनाने का रीजन ये है कि जब आप पहले वाले इंटीग्रल को t के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करके लाएंगे तो ये जो लिमिट है ना ये t की है 0 टू इन्फिनिटी, और जब आप इसमें e वगैरह में 0 इन्फिनिटी कुछ रख रहे होंगे तो वहां s पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यानी ये फंक्शन जो आपको अंदर से रिजल्ट देता है, पहला वाला इंटीग्रल जो रिजल्ट देगा वो s में ही तो देगा, इसीलिए तो हम इस चीज को fs बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ये फंक्शन आपको s की टर्म में एक नया फंक्शन बना के देगा और उसको फर्दर इंटीग्रेशन करना है आपने। तो जब उसका आप फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में तो करेंगे जिसमें वो वेरिएबल बन के आ रहा है, इसलिए आपको यहां s को एज ए वेरिएबल ट्रीट करना है। कब, जब ये वाला पहला वाला इंटीग्रल सॉल्व होके आ रहा होगा उस केस में ये एक नया फंक्शन s की टर्म में आता है। दूसरी तरफ आप ये भी समझ सकते हैं कि स्टार टेबल में जितने भी हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले हैं वो सारे के सारे s की टर्म में ही तो हैं, तो ये जो पहला वाला इंटीग्रल अंदर ब्रैकेट में लिखा है इसका आंसर s की टर्म में ही आने वाला है। इस वजह से हम यहां पर ये कहेंगे कि आप यहां फर्दर जब दूसरे वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको s वाले फंक्शन का s के रिस्पेक्ट पर ही इंटीग्रेशन करने के बाद s की लिमिट लगा करके फाइनल आंसर देना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो? फिर से एक बार सुन लीजिए, ये जो पहला वाला इंटीग्रल है मतलब अंदर का लाप्लास s की टर्म में मिलेगा जिसको आप fs कहते हैं। जब ये fs को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे बाहर वाले के लिए तो वहां s एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, इसलिए यहां पर s को हमें वेरिएबल बनाना है और u यहां पर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल करना है। क्या मतलब है, देखो अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट पर है, वो तो t के रिस्पेक्ट पर है ना, तो इस वाले t वाले वेरिएबल को ft dt को हमने बाहर कर दिया, लिमिट तो सेम है। अब 0 टू इन्फिनिटी पहले लिमिट के लिए हमने देखो इस फंक्शन को बाहर कर दिया, या फिर ये समझो कि ये वाला इंटीग्रल ना ये बाहर आ गया और अंदर वाले इस वाले इंटीग्रल को हम यहाँ s के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करने के लिए चेंज ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं। क्या मतलब है, इस e वाले फंक्शन का और अंदर वाली जो e की पावर माइनस एस टी का एक साथ हमने कॉम्बिनेशन कर दिया यहां पर ये। अब उससे क्या होगा, e की पावर माइनस एस टी और e की पावर माइनस यूएस ds के रिस्पेक्ट पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको s और s दोनों फंक्शन मिल रहे हैं, तो s के रिस्पेक्ट पर इसको इंटीग्रेट करना तो देखो क्या होगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ टी और ये dt तो एज इट इज आ रहे हैं। अब देखो अंदर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस s और देखो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं t प्लस यू। तो अब देखिए आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e का इंटीग्रेशन तो e ही होता है, कॉफिशिएंट अपॉन पर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ टी तो एज इट इज आ रहा है dt, e का इंटीग्रेशन देखो e हुआ और कॉफिशिएंट क्या है माइनस टी प्लस यू, ये अपॉन पर आ गया, लिमिट आ रही है 0 टू इन्फिनिटी। अब जब आप इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी यहां पे रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और आगे लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 बन जाएगा। तो देखो कुछ ऐसा आएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी और देखो अपर लिमिट रखी ना तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बनने वाला है 0 बनेगा और e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, नीचे t प्लस यू आ ही रहा है। तो अब आप इसको तो 0 लिख देंगे, ये कितनी हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो आपको -1 मिलेगा ऊपर से और नीचे भी एक माइनस है तो उससे आप कैंसिल करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर +1 बचेगा अपॉन t प्लस यू। या फिर इसको थोड़ा ठीक करके लिखे तो कुछ ऐसा मिलेगा कि लाप्लास ऑफ लाप्लास यानी L ऑफ LFT इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी FT अपॉन t प्लस यू। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर डराइव करना था। तो इस तरह से आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है। तो ये लेक्चर था भाई, आई होप आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।